गाइस, वेलकम बैक टू पैसा इन्वेस्टर। आज हम कुछ NISM सीरीज 8 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फार्मूलेज और कंसेप्ट पढ़ेंगे जो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, सो आप चाहें तो हर एक मैं जो भी बता रही हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब नोट करके रख लीजिए, तो जब भी आप लास्ट रिवीजन करते हैं तो उस टाइम पे ये आपको यूज़ आएगा। प्लस आप जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो दैट टाइम भी आप ये फॉर्मूलेज अपने पास रखिएगा, तो भी आपको ये हेल्पफुल रहेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे फर्स्ट हम फ्यूचर के फॉर्मूलेज के कंसेप्ट क्लियर करेंगे, देन हम ऑप्शंस पे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट फ्यूचर। ठीक है, सो एक कॉमन फॉर्मूला होता है गेन एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, जो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। ठीक है, इफ सपोज प्रॉफिट की कंडीशन कब क्रिएट होगी, जब सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से बड़ी होती है, और लॉस कंडीशन कब क्रिएट होगी, जब सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से छोटी होगी तब। ये जो फॉर्मूला है ये सभी के लिए वैलिड करता है, चाहे वो फ्यूचर में क्लाइंट ट्रेड कर रहा हो, फर्स्ट बाय कर रहा हो, या फिर सेल कर रहा हो, या फिर ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हो। ठीक है, तो सभी के लिए सेम फॉर्मूला यूज होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए देते हैं तो आपको इसी फॉर्मूले से करना है। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि क्लाइंट को लॉस है या प्रॉफिट है, तो आप ये चेक करेंगे कि बाइंग प्राइस ज्यादा है या फिर सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ी होगी तो ऑब्वियसली प्रॉफिट रहेगा क्लाइंट को, अगर बाइंग प्राइस बड़ी रहेगी तो उस केस में लॉस रहेगा क्लाइंट को। ठीक है, अब यहाँ से जो आप प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं तो वो पर शेयर प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। ठीक है, पर शेयर आपको प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट होगा। अब आपको जो लॉट साइज है, अगर टोटल प्रॉफिट या लॉस निकालना है, टोटल गेन या लॉस निकाल फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट या फिर लॉस जो आया है पर शेयर, वो इनटू जितना भी लॉट साइज दे रखा है। फॉर सपोज 50 का दे रखा है तो 10, अगर फॉर सपोज ये आया है 10 रुपीज पर शेयर आपको प्रॉफिट हो रहा है, 50 का लॉट साइज है तो 10 इंटू 50, दैट मीन्स कि 500 रुपीज का प्लस या माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्मली क्या होता है कि हम लोग सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लेते हैं। ओके, 200 रुपीज, तो 200 भी अगर ऑप्शन में आए तो आप डायरेक्ट टिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो भी लॉट साइज दिया हुआ है आपको मल्टीपल उसका करना है, एंड देन आपको टोटल प्रॉफिट या लॉस मिलेगा। ठीक है, देन नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास में कि अगर इनिशियल मार्जिन जो रहती है ना, तो इनिशियल मार्जिन पहले तो बायर और सेलर को दोनों को पे करनी पड़ती है। अगर नेक्ड पोजीशन बना रहे हैं तो अगर बायर है उसको भी देनी पड़ेगी, अगर सेलर है कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर रहा है तो भी उसे भी इनिशियल मार्जिन पे करनी पड़ती है। ये क्वेश्चन आते ही आता है कि जो इनिशियल मार्जिन है वो किससे कलेक्ट की जाती है या कौन पे करता है, तो बोथ बायर एंड सेलर इसका आंसर होता है। ठीक है, तो अगर वो लोग इनिशियल मार्जिन आपको फाइंड आउट करने को देते हैं तो वो यहाँ पे इनिशियल मार्जिन परसेंटेज 5 करेंगे, 5%, 6% या फिर 10%, ऐसा कुछ परसेंटेज आपको इनिशियल मार्जिन का प्रोवाइड करेंगे। और आपको दिया हुआ रहेगा कि लाइक क्लाइंट जो है वो एक लॉट या फिर 10 लॉट परचेज करना चाहता है, लॉट साइज जो है उसका वो 50 है, और प्राइस जो है स्टॉक का वो 5,000 का है, तो 5,000 पे वो स्टॉक बाय करेगा। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इनिशियल मार्जिन कितना कलेक्ट होगा यहाँ से। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू क्या होती है, जो भी उसका प्राइस चल रहा है, फ्यूचर प्राइस। ठीक है, जिस पे भी क्लाइंट परचेज करना चाह रहा है, फ्यूचर प्राइस इनटू लॉट साइज, जो भी लॉट साइज रहेगा स्टॉक का आप उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकल के आ जाएगी। और इफ इन केस नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए रहते हैं कि लाइक 10 कॉन्ट्रैक्ट या फिर 20 कॉन्ट्रैक्ट, तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अगर कुछ भी दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको, एन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है ये एक कॉन्ट्रैक्ट की, आप उसका इंटू कर देंगे
एन से, तो ये टोटल एन कॉन्ट्रैक्ट के लिए वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब इनिशियल मार्जिन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनिशियल मार्जिन के लिए फॉर्मूला लगता है कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है तो इसी से काम हो जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है तो आपको निकालना पड़ेगा इनटू जितने नंबर, जैसे 10 दे रखा है तो जो भी वैल्यू आएगी वो इनटू 10, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इनटू जो भी इनिशियल मार्जिन परसेंटेज जो दे रखा है आपको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉर सपोज अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाता है 10 लाख रुपए का, ठीक है, 10 लाख रुपीज का आपका कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू आ जाता है और 6% इस पे मार्जिन रहता है, तो आपको 6% इस 10 लाख रुपए का निकालना पड़ेगा, मतलब कितना आ जाएगा, ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए, राइट, 60,000, सॉरी 60,000। सो 60,000 क्या करना पड़ेगा आपको, इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ेगा अगर 6% रहता है तो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है ना, गेन एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे निकालते हैं वो आपको ध्यान रखना है, एंड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियल मार्जिन फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं या कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला फॉर फ्यूचर्स। ठीक है, मैं एक बार और यहाँ पे नोट कर देती हूँ, गेन एंड लॉस, और ये कब निकालने के लिए पूछेगा, जब हमको सेलिंग प्राइस दिया हुआ रहेगा और बाइंग प्राइस दिया हुआ रहेगा, है ना, और हमको फाइंड आउट करना है कि कितना लॉस और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कंडीशन कब बनती है, जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है बाइंग प्राइस से, और लॉस कंडीशन कब बनती है, जब सेलिंग प्राइस छोटा होता है बाइंग प्राइस से। ठीक है, अब इफ इन केस वो आपको बोल देते हैं कि आप स्टॉप लॉस फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, फॉर सपोज वो बोल देते हैं कि जो क्लाइंट की बियरिंग कैपेसिटी है वो 1000 रुपीज की है ना, और यहाँ पे आपको लॉट साइज दे रखा है 100 का। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या निकालेंगे कि अगर क्लाइंट की बियरिंग कैपेसिटी जो है वो 1000 रुपीज की है और लॉट साइज 100 का है, दैट मीन्स पर शेयर अपने को लॉस निकालना पड़ेगा कि पर शेयर क्लाइंट कितना लॉस बियर कर सकता है। तो पर शेयर निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 रुपीज को 100 से डिवाइड कर दोगे, दैट मीन्स कितना आ गया 10, मतलब 10 रुपए जो है क्लाइंट लॉस बियर कर सकता है। और अब हम पहले एक कंडीशन ले लेते हैं बायर के लिए, है ना, बायर ने बाई किया हुआ है 10 रुपीज का, वो लॉस बियर कर सकता है, मतलब अगर फॉर सपोज 500 रुपीज पे उसने परचेज किया है, तो यहाँ से वो बोल रहा है कि अगर 10 रुपए नीचे जाएगा तो मैं लॉस बियर कर सकता हूँ, मतलब 490 तक का तो मैं बियर कर सकता हूँ, बट इसके बिलो जाएगा तो मैं लॉस बियर नहीं कर सकता हूँ। दैट मीन्स वो क्या चाह रहा है कि मैं यहाँ पर 490 पे अपना स्टॉप लॉस लगा दूं। तो स्टॉप लॉस की कंडीशन में हमेशा ध्यान रखना, और अगर फॉर सपोज सेलर होता है ना, वो 500 रुपीज से उसने सेल किया है, मतलब उसके लिए लॉस कंडीशन कहाँ आएगी, अबव की आएगी 10 रुपीज, वो यहाँ पर लॉस बियर कर सकता है, मतलब 510 रुपीज, मतलब 510 के लेवल पे अगर चला जाता है तो उसको ठीक है, बट अगर इसके अबव जाएगा तो वो लॉस बियर करने की कैपेसिटी उसकी नहीं है। दैट मीन्स वो चाह रहा है कि 510 रुपए पे वो स्टॉप लॉस लगा दे। अब स्टॉप लॉस क्या करता है कि आप जिस डायरेक्शन में बैठे हो, अगर उसके अपोजिट डायरेक्शन में मार्केट मूव करता है तो वो आपको मैक्सिमम लॉस से बचाता है, आपकी जो मैक्सिमम रिस्क कैपेसिटी है आपको वो बिट लगाने के लिए देते हैं। तो स्टॉप लॉस ऑलवेज अपनी पुट रिस्क को कम करने के लिए होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, रिस्क को लिमिट कर देता है ना, स्टॉप लॉस आपके रिस्क को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है, मतलब आपको मैक्सिमम यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस 490 रुपए का लगा दोगे तो सिर्फ 10 रुपए का नुकसान होगा, है ना। अब ये कैसे वर्क करता है, अगर आपने बाई कर रखा है तो आप स्टॉप लॉस काय का लगाओगे, सेल का लगाओगे, अगर आपने सेल कर रखा है तो आप स्टॉप लॉस किसका लगाओगे, बाई का लगाओगे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखना, है ना। और ऑलवेज जो स्टॉप लॉस रहता है वो बायर के केस में जो भी बाइंग प्राइस है, ठीक है, उससे छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब जो भी स्टॉप लॉस लगाएंगे वो छोटा रहेगा। और सेलर के केस में जो भी बाइंग प्राइस रहती है, जो भी सेलिंग प्राइस रहती है उससे बड़ा स्टॉप लॉस रहता है, और ये स्टॉप लॉस किसका रहेगा, सेल ऑर्डर रहेगा, और सेलर के केस में स्टॉप लॉस किसका रहेगा, बाय ऑर्डर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको स्टॉप लॉस के केस में ध्यान रखना है। अब कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं तो वो हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट आता है थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर।
थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर क्या होती है? एफ इक्वल्स टू एस ई टू द पावर आर टी, है ना। अब यहाँ पे एस जो है, एस क्या है? अंडरलाइन प्राइस। और ई क्या है? एक्सपोनेंशियल है, जिसकी वैल्यू होती है 2.71828। आर क्या है? जो भी कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट होता है, कंपाउंडेड इंटरेस्ट रेट है। और टी यहाँ पर टाइम टू एक्सपायरेशन है। ठीक है, सो ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट समटाइम्स डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि थियोरेटिकल वैल्यू ऑफ फ्यूचर क्या होता है। 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक ये करेक्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ कैरी। तो कॉस्ट ऑफ कैरी से कुछ भी पूछ सकते हैं, मे बी आपसे फ्यूचर प्राइस पूछ सकते हैं कि फ्यूचर का अगर कॉस्ट ऑफ कैरी के थ्रू वैल्यू फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे। तो फ्यूचर प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पॉट प्राइस प्लस कॉस्ट ऑफ कैरी। और ये भी न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता है। मैक्सिमम टाइम फॉर्मूला ही पूछा जाता है। देन कॉस्ट ऑफ कैरी, देन बेसिस जो रहता है ना। तो बेसिस कैसे फाइंड आउट करते हैं? स्पॉट प्राइस माइनस फ्यूचर प्राइस। अगर बेसिस पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है कि फ्यूचर जो है वो प्रीमियम में चल रहा है। अप है स्पॉट प्राइस से, प्रीमियम वर्ड यूज किया जाता है। और अगर बेसिस नेगेटिव निकलता है तो हम ये बोलते हैं कि फ्यूचर जो है वो डिस्काउंटेड चल रहा है, किससे? स्पॉट प्राइस से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो समटाइम्स डायरेक्ट ही पूछ लिए जाते हैं, इन पे कुछ न्यूमेरिकल नहीं आते लास्ट 3 फॉर्मूलाज पे। और ऊपर वाला जो था स्टॉप लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस, तो इस पे डायरेक्ट फॉर्मूलेज आते हैं। ओके, देन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हेजिंग, कि हेजिंग वैल्यू पोर्टफोलियो की कैसे निकालते हैं। तो हेज वैल्यू, ओके, हेज वैल्यू के लिए आपको 3 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। फर्स्ट वन इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बेटा। ठीक है, और बीटा, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा। और हेज वैल्यू जो रहती है, तो ये हेज वैल्यू हम किसके लिए निकाल रहे हैं? इंडेक्स के लिए निकाल रहे हैं, कि लाइक जो भी पोर्टफोलियो की प्राइसिंग है, अगर मार्केट फॉल होता है, ब्रेक होता है, तो उस केस में हम कितना परसेंटेज या कितने अमाउंट का इंडेक्स हमको सेल करना पड़ेगा, सो दैट कि हमारा कंप्लीट पोर्टफोलियो जो है वो हैज हो जाएगा। तो उसके लिए इस तरीके से फॉर्मूला है, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इनटू बीटा। अब बीटा के लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बीटा के लिए क्या कॉन्सेप्ट है? अगर फॉर सपोज बीटा जो है वो 1 के इक्वल होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो परसेंटेज चेंज हो रहा है इंडेक्स में, वो इक्वल है परसेंटेज चेंज इन स्टॉक्स में। मतलब पोर्टफोलियो में जितने भी स्टॉक्स हैं उनमें जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, उतना ही स्टॉक्स में भी चेंज, इंडेक्स में भी चेंज आ रहा है। फॉर सपोज अगर बीटा 2 का होता है, तो परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स इज इक्वल्स टू 2x ऑफ परसेंटेज चेंज इन स्टॉक। मतलब इंडेक्स फ्यूचर में ज्यादा परसेंटेज चेंज आ रहा है एज कंपेरेबल टू स्टॉक, और वो कितना परसेंटेज है? 2x। तो इसी तरीके से अगर बीटा बिलो 1 जाता है, दैट मीन्स जो परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स है वो कम है एज कंपेरेबल टू स्टॉक। और अगर बीटा अबव 1 जा रहा है, दैट मीन्स कि जो परसेंटेज चेंज इन इंडेक्स है वो ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन स्टॉक से। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी इसमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, ये जस्ट एक लाइक इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज पर्पस के लिए था। देन एक और कंसेप्ट आता है ओपन पोजीशन का, ठीक है, या ओपन कॉन्ट्रैक्ट का। तो जितनी भी नेक्ड पोजीशन होती है ना, वो यहाँ पे बहुत सारे, फॉर सपोज कोई मिस्टर ए है ना, जिन्होंने XYZ स्टॉक को बाय किया है।
ओके 10 कॉन्ट्रैक्ट बाय किए हैं उन्होंने, और एबीसी स्टॉक को उन्होंने सेल किया है और ये 10 कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब इनकी अगर अपन ओपन पोजीशन निकालेंगे कि ओपन पोजीशन कितनी है, तो यहाँ पे बाय किया है, यहाँ पे सेल किया है। अगर सेपरेट सेम स्टॉक होता तो 0 हो जाती, बट डिफरेंट स्टॉक है तो 10 + 10 हो जाएगा, दैट मीन्स 20 पोजीशन हो जाएंगी, 20 ओपन इंटरेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उनका। फॉर सपोज XYZ स्टॉक है ना, और अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में मिस्टर ए ने बाय किए हैं 10 कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में 7 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए हैं। तो अब ओपन पोजीशन कितनी है? इस केस में जो ओपन कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे वो कितने हो जाएंगे 3, और स्प्रेड कॉन्ट्रैक्ट जो रहेंगे वो कितने हो जाएंगे 7। अब ये कैसे हुआ? हमने कैलेंडर स्प्रेड पढ़ा था, राइट? तो कैलेंडर स्प्रेड क्या होता है कि जब कोई भी दो साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्ट में एक साथ साइमल्टेनियस पोजीशन बनाता है, एक बाय और सेल, तो वो स्प्रेड कहलाता है। तो दैट्स वाई जो 7 कॉन्ट्रैक्ट्स है नवंबर और अक्टूबर के, तो वो तो स्प्रेड क्रिएट कर रहे हैं, ओके, और जो रिमेनिंग 10 कॉन्ट्रैक्ट है अक्टूबर के वो ओपन पोजीशन है, या फिर यहाँ पे हम इसको नेक्ड पोजीशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना ओपन पोजीशन का। ये ट्रेडिंग मेंबर के चाहे यहाँ पे वो दे रहे हैं, यहाँ पे वो दे देते हैं कि कंपनी सेम दे देते हैं XYZ, और क्लाइंट जो दे देते हैं वो डिफरेंट दे देते हैं कि एक क्लाइंट ने बाय किया एक। तो इस केस में भी जो ट्रेडिंग मेंबर के लिए ओपन पोजीशन रहेगी वो टोटल 20 ही रहेगी, आपस में स्क्वायर ऑफ नहीं होती है ट्रेडिंग मेंबर के लिए भी। देन नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ेंगे हम, है ना। ऑप्शन में पहले ही हम पढ़ चुके हैं कि दो टाइप होते हैं, एक कॉल होता है और एक पुट होता है, राइट। देन ऑप्शन बायर होता है एंड ऑप्शन सेलर होता है। ऑप्शन सेलर को राइटर भी बोलते हैं। मैक्सिमम टाइम जब क्वेश्चन आता है तो राइटर वर्ड यूज किया जाता है, ना कि सेलर वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। जो ऑप्शन बायर होता है वो प्रीमियम को पे करता है, और ऑप्शन सेलर जो रहता है वो प्रीमियम रिसीव करता है ना। अब फॉर सपोज ऑप्शन में किसी भी बायर को पोजीशन बनानी है तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, राइट। उसको अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा, तो अमाउंट के लिए उसको प्रीमियम, जो भी करंट प्रीमियम चल रही होगी पर्टिकुलर स्टॉक की स्ट्राइक प्राइस की, इनटू लॉट साइज, जितना भी उस कंपनी का लॉट साइज है वो। और फॉर सेलर तो यहाँ पे क्या अट्रैक्ट होती है? इनिशियल मार्जिन अट्रैक्ट होती है। क्यों? क्योंकि जो सेलर होता है वो अनलिमिटेड लॉस को अट्रैक्ट करता है, राइट। सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है, तो दैट्स वाई यहाँ पे जो अमाउंट यूज होता है फॉर क्रिएटिंग अ पोजीशन, तो वहां पे आपको इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है। और ये इनिशियल मार्जिन कितना पे करना पड़ता है? जितना आपको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में लग रहा है, तो सेम ऑप्शन सेलर को भी उतना इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है, प्लस मार्क टू मार्केट भी मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखना। प्लस अभी इस तरीके से ये क्यों होता है ना, वाई, तो जो बायर है और सेलर है तो उनकी रिस्क और रिवॉर्ड थ्योरी के बेसिस पे उनसे ये कलेक्शन किया जाता है, ओके। बायर का रिस्क क्या होता है? जितना उसने प्रीमियम पे किया है उतना, तो जो भी प्रीमियम पे किया उसको वो मैक्सिमम लॉस हो सकता है। बट ऑप्शन सेलर के केस में सेलर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है ना। और गेन में रिवॉर्ड क्या है? अनलिमिटेड। जो प्रीमियम है वो मैक्सिमम कितना जा सकती है? जितना कि स्ट्राइक प्राइस है। ये थियोरेटिकल रहता है, इसको ब्रेक भी कर सकती है। प्रीमियम मैक्सिमम कितना मूव कर सकती है? जितना कि उसकी स्ट्राइक प्राइस है मैक्सिमम, हाँ। बट ये थियोरेटिकल है, ये समटाइम्स कभी कभी उसके ऊपर भी जा सकती है, बोल नहीं सकते हैं, लाइक जितना ज्यादा डिमांड रहेगा उतना ज्यादा मैक्सिमम मूव कर सकती है ये। बट अभी तक मतलब लाइक ऐसे ही होता है कि स्ट्राइक प्राइस है उतनी प्रीमियम मूव कर सकती है, उतनी उसकी वैल्यू हो सकती है।
और यहाँ पे सेलर के केस में रिवॉर्ड कितना, जितना उसने प्रीमियम रिसीव किया है वही उसका मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो सेलर के केस में मैक्सिमम प्रॉफिट कम है, लॉस ज्यादा है, तो दैट्स वाई उसको इनिशियल मार्जिन पे करना पड़ता है टू ओपन अ पोजीशन। देन हम इन द मनी, आउट द मनी और एट द मनी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। सो फर्स्ट हम कॉल के लिए पढ़ेंगे। सो ठीक है, सो कॉल के लिए अगर इन द मनी फाइंड आउट करना है या इन द मनी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कंडीशन क्या आती है। तो कंडीशन ये आती है कि स्ट्राइक प्राइस जो है वो छोटी होनी चाहिए स्पॉट प्राइस से, है ना। और इन द मनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्पॉट माइनस स्ट्राइक। तो ये जो डिफरेंस होता है ये इन द मनी वैल्यू होती है। अगर एट द मनी फाइंड आउट करना है तो एट द मनी के केस में एट द मनी की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। क्यों? क्योंकि इसके लिए जो कंडीशन है वो स्ट्राइक इक्वल टू स्पॉट होता है। और अगर आउट द मनी की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो क्या होता है, स्ट्राइक माइनस स्पॉट। वाई? बिकॉज स्ट्राइक प्राइस जो रहेगी वो बड़ी रहेगी स्पॉट से। तो ये जो कंडीशन रहती है ये आउट द मनी की रहती है। अब अगर हम पुट के केस में देखें तो जस्ट अपोजिट हो जाता है सब। अगर इन द मनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्ट्राइक माइनस स्पॉट। वाई? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस जो रहती है वो बड़ी होती है स्पॉट से। अगर एट द मनी की कंडीशन फाइंड आउट करनी है तो 0 होती है। क्यों? क्योंकि स्ट्राइक प्राइस इज इक्वल टू स्पॉट। और अगर आउट द मनी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो स्पॉट माइनस स्ट्राइक। वाई? बिकॉज स्पॉट प्राइस जो रहती है वो बड़ी होती है स्ट्राइक प्राइस से। और नहीं तो आप मैं टॉप ऑफ द वीडियो बेसिक ऑफ ऑप्शन दे दूंगी पार्ट 1। मैंने कुछ इस ग्राफिकल फॉर्म में आपको कॉल और पुट का इन द मनी आउट द मनी कंसेप्ट समझाया था। तो वो बहुत इजी पड़ता है समझने के लिए, बट स्टिल अगर आप यूज टू हो जाएंगे, आपको लर्न हो जाएगा ये सब कुछ, तो आप इतना इजीली बना पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन द मनी और आउट द मनी, एट द मनी से एक और कंसेप्ट आता है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। सो वो हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सबसे पहले अगर प्रीमियम का थियोरेटिकल फॉर्मूला देखा जाए, ठीक है, थियोरेटिकल फॉर्मूला प्रीमियम के लिए, सो ये क्या होता है, इक्वल्स टू इंट्रिंसिक वैल्यू। अब इंट्रिंसिक वैल्यू को आप ये भी बोल सकते हैं कि ये एक्चुअल वैल्यू होती है, मतलब एक्चुअल प्रीमियम की कितनी वैल्यू चलनी चाहिए वो हम इंट्रिंसिक वैल्यू से पता लगा सकते हैं। और नॉर्मली जो हम मार्केट में देखते हैं कि अब प्रीमियम जो चल रही होती है, ठीक है, तो प्रीमियम डिमांड एंड सप्लाई पे भी वर्क करती है। आपने में भी पढ़ा होगा कि 5 फैक्टर्स प्रीमियम को अफेक्ट करते हैं, है ना। तो नॉर्मली जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है प्रीमियम का वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू चलती है। ठीक है, अब नॉर्मली बोला जाता है कि जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वो सिर्फ इन द मनी की आप फाइंड आउट कर सकते हो, आउट द मनी और एट द मनी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वो 0 होती है। ऐसा क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे, बट फर्स्ट हम इंट्रिंसिक वैल्यू पढ़ते हैं, है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब आपको समझ में आया कि प्रीमियम की एक्चुअल वैल्यू। बट मार्केट में जो ट्रेडेबल प्रीमियम्स रहती है वो किस बेसिस पे रहती हैं, इसके अकॉर्डिंग रहती है। उसकी कुछ एक्चुअल वैल्यू होती है प्लस टाइम वैल्यू, मतलब जितना ज्यादा एक्सपायरेशन टाइम क्लोज रहेगा उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू रहेगी। जितना ज्यादा एक्सपायरेशन टाइम ज्यादा होगा उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू रहती है, जितना कम होगा उतनी कम टाइम वैल्यू रहेगी, है ना। फॉर सपोज 20 डेज है अगर, तो टाइम वैल्यू यहाँ पे 10 रुपए चल रही है। और अगर फॉर सपोज 1 डे है तो ये 10 रुपए जो रहेंगे मुश्किल से 1 रुपए भी नहीं होगा, या 0.2% भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 0.2 भी हो सकता है। तो जितनी ज्यादा एक्सपायरेशन में टाइम होता है उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू होती है, जितना कम होता है उतनी कम टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी की इसलिए निकलती है बिकॉज जो ऑलरेडी हो चुका है ना, आप उसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। जो होने वाला है आप उसकी वैल्यू तो निकाल नहीं सकते हैं।
ठीक है, तो जब भी हम स्ट्राइक प्राइस में कॉल की बात कर रही हूँ, अगर स्ट्राइक प्राइस में छोटी ले रही हूँ स्पॉट से, है ना, मतलब ये वाला प्राइस ऑलरेडी आकर जा चुका है। फॉर सपोज हमने 100 रुपीज स्ट्राइक प्राइस ली है और स्पॉट पे 120 का, मतलब ये जो स्पॉट है ऑलरेडी 100 रुपी पे होके ऊपर की तरफ 100 से अबव चल रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। तो हम इसका जो डिफरेंस है उसका हम वैल्यूएशन कर सकते हैं, बट जो आगे आने वाला है हो सकता है, जो प्रिडिक्शन हम लगा रहे हैं, राइट, जो कि होता है स्ट्राइक प्राइस बड़ा होता है स्पॉट से, मतलब कि ये चल रहा है 120 रुपीज और स्पॉट चल रहा है 100 रुपीज, मतलब 100 120 जाएगा या नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है ना, होगा या नहीं होगा कुछ नहीं है, हम सिर्फ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 120 जा सकता है, तो इसलिए उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं निकलती है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकलती है, बिकॉज ये प्रिडिक्शन है, ये ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं कि 20 रुपीज का डिफरेंस है, तो इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है इस स्ट्राइक की वो 20 रुपए है, स्टॉक जो है वो 20 रुपीज का मूव कर चुका है। तो इसलिए जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है, अगर वो कॉल के लिए देखें तो कॉल के लिए क्या इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ये कॉल के लिए फॉर्मूला होता है। और अगर पुट के लिए देखें तो क्या होता है, अपोजिट होता है, स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट। और ये देखो आप, ये कॉल और पुट वही है, अगर आपने चेक किया हो तो ये इन द मनी वैल्यू का फॉर्मूला है कॉल के लिए और ये इन द मनी वैल्यू का फॉर्मूला है फॉर पुट। और एटीएम और ओटीएम दोनों के लिए, दोनों में ही, कॉल और पुट दोनों में ही जो इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है वो 0 होती है। 0 क्यों होती है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, मतलब एटीएम और ओटीएम की जो प्रीमियम चल रही होती है, ठीक है, जो प्रीमियम रहती है वो कम्प्लीटली किस पे डिपेंड रहती है, प्रीमियम कम्प्लीटली किस पे रहती है, टाइम वैल्यू पे रहती है। इसलिए अगर किसी को थोड़ा भी नॉलेज होगा तो क्या बोलते हैं कि इन द मनी का ऑप्शन परचेज करना चाहिए, वाई, बिकॉज उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिल जाती है, कुछ ना कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिल जाती है। बट अगर आप एटीएम या ओटीएम का करेंगे, आउट द मनी का अगर प्रीमियम परचेज करेंगे ऑप्शन में, तो आपको वो जो टाइम वैल्यू है वो एक्सपायरेशन के साथ कितना हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एटीएम और ओटीएम की, वो 0 ही होती है। वो तो वहां पर डिमांड और सप्लाई के कारण जो है ये अप या डाउन मूव करता है। अब इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आता है कि ऑलवेज पॉजिटिव होती है या नहीं, तो ऑलवेज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, नेगेटिव कभी नहीं होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे टाइम वैल्यू। तो टाइम वैल्यू अगर कहीं पे आपको फाइंड आउट करने को मिलता है और आपको अगर ये वाला फॉर्मूला याद है प्रीमियम का, तो आप यहाँ से टाइम वैल्यू का फॉर्मूला बना सकते हैं। और यही एक फॉर्मूला होता है, बिकॉज टाइम वैल्यू की जो प्राइसिंग रहती है वो कम्प्लीटली डिमांड और सप्लाई पर डिपेंड करती है। तो प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू, और ये कम्प्लीटली किस पे डिपेंड करेगी, डिमांड और सप्लाई पे। अब यहाँ पे डिमांड और सप्लाई नहीं, लाइक बायर और सेलर का जो उनका जो सोचना है, या बायर जिस रेट पे बाय करना चाह रहा है या फिर सेलर जिस रेट पे कोट करना चाह रहा है सेलिंग प्राइस, तो उस पर टाइम वैल्यू डिपेंड करेगी कि कितनी हो सकती है। हम इसको एक्चुअल में इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि एक इम्पोर्टेंट है ऑप्शन में। ओके, सो ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट आपको क्या बताता है कि इस प्राइसिंग के बाद ये जो भी प्राइस है, ब्रेक इवन प्राइस जो भी आता है आपका, उस ब्रेक इवन प्राइस के अबव या फिर बिलो, अगर आप बायर हो तो अबव, बायर के लिए अबव और सेलर के लिए बिलो, अगर प्राइसिंग जाती है तो आप प्रॉफिट में बुक करोगे पोजीशन, है ना। अगर उसके बिलो रहती है या फिर सेलर के लिए अबव रहती है तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा सेम पोजीशन पे। तो ब्रेक इवन पॉइंट हमें क्या बताता है कि इस प्राइसिंग के बाद में हमको प्लस या माइनस रहेगा हमारी पोजीशन पे। ओके, अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, तो कॉल और पुट दोनों के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। फर्स्ट हम कॉल के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। कॉल के लिए क्या फॉर्मूला है, जो भी स्ट्राइक प्राइस आप चूज कर रहे हो प्लस जो भी आप प्रीमियम पे कर रहे हो प्लस जो भी आप कमीशंस पे कर रहे हो,
ट्रांजेक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, तो ये सब जो भी आप पे कर रहे हो, ये सबको प्लस करके जो आपका अमाउंट आएगा, अगर उसके अबव स्पॉट प्राइस मूव करती है, अगर इस प्राइस के अबव कौन सी प्राइस, स्पॉट प्राइस मूव करती है, तो आप प्रॉफिट कंडीशन में, अदरवाइज आप लॉस कंडीशन में। अब नॉर्मली क्वेश्चंस में ये जो कमीशन वाला पोर्शन रहता है, इसको बोलते हैं कि आप मान लो निग्लिजिबल है, तो आपको सिर्फ स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम के बेसिस पे ब्रेक इवन फाइंड आउट करना है, तो स्ट्राइक प्लस प्रीमियम। और पुट के केस में अपोजिट रहता है, पुट में क्या हो जाएगा, स्ट्राइक प्राइस माइनस प्रीमियम माइनस कमीशन, बिकॉज हम इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, और ये हमको ब्रेक इवन स्पॉट के रेट पे बता रहा है, तो दैट्स वाई वो माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्पॉट प्राइस इस प्राइस के बिलो आ जाता है, इस प्राइस बिलो में ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो देन ओनली हमारी जो पोजीशन रहेगी वो प्लस में रहेगी, है ना, बिकॉज पुट क्या होता है, अपोजिट रिएक्ट करता है, और कॉल जो रहता है वो विद मार्केट रिएक्ट करता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाइंग और सेलिंग जब भी हम करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो सिचुएशन बनेगी वो ऑलवेज सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए बाय से, तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लिए ही वैलिड करती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑप्शन ग्रीक के फॉर्मूले। तो ऑप्शन ग्रीक के फॉर्मूले ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हो, बट स्टिल एक बार और रिवाइज करते हैं। ऑप्शन ग्रीक, फर्स्ट वन इज डेल्टा, सेकेंड वन इज गामा, थर्ड वन इज वेगा, थीटा एंड रो। V for volatility, T for time, R for interest rate और रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम, चेंज को मैं इससे डिनोट करूंगी, जो मैथ्स स्टूडेंट है उनको पता होगा कि इसका मीनिंग क्या होता है। चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन यूनिट चेंज इन एक्चुअली यूनिट चेंज इन अंडरलाइन प्राइस। गामा क्या होता है, चेंज इन डेल्टा होल अपॉन में, इसको भी हम चेंज इन यू कर देते हैं शॉर्ट, चेंज इन अंडरलाइन, और इसको डेल्टा पी लिख देते हैं बिकॉज हमको बार बार यूज आएगा ये। वेगा क्या होता है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन वॉलेटिलिटी, चेंज इन वॉलेटिलिटी, आप लोग चाहें तो फुल लिखिए चेंज इन वॉलेटिलिटी। देन थीटा क्या होता है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन टाइम टू एक्सपायरेशन। और रो क्या होता है, चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम होल अपॉन में चेंज इन रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट। सो दिस इज ऑल, ये सारे फॉर्मूलेज थे। आई होप कि आपको अब कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी छोटा जो न्यूमेरिकल रिलेटेड कंसेप्ट है वो सॉल्व करने में इशू नहीं आएगा। ओके, सो ये सारे फॉर्मूलेज थे जो न्यूमेरिकल के लिए यूज होते हैं, एंड आई होप कि आपको अब कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इशू नहीं आएगा। एंड अगर आप ये पूरा चार्ट बना के रख लेते हैं तो ये आपका एग्जाम रेडी हो जाता है, आपका एग्जाम में कुछ भी, एंड जो लास्ट टाइम हम रिवीजन करते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट रहेंगे न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने के लिए। अगर आप ये सारे फॉर्मूलेज एक जगह पे नोट डाउन करके रख लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा कोई भी न्यूमेरिकल प्लस करने के लिए। प्लस इसमें से कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं जिनके ऊपर के क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मतलब लाइक अगर आप फॉर सपोज ये पूरा अगर आपने अच्छे से वीडियो वॉच किया होगा तो आप अराउंड 20 to 30 क्वेश्चन जो हैं वो सिर्फ कंसेप्ट और फॉर्मूले बेस पे ही सॉल्व करके आ जाएंगे, एंड आई एम डैम श्योर हाँ कि वो सारे क्वेश्चन एंड आंसर 101% आपके करेक्ट होंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, और आप अगर मेरे वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें, एंड लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।